प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले हमको यह बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो खिलजी डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है और किस टाइम पीरियड में इसने इंडिया पे रूल किया। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में एक टाइम ऐसा आया था जैसे 1206 से 1526 तक जो इंडिया, खास करके नॉर्थ इंडिया, वो दिल्ली सल्तनत के अंडर था। दिल्ली सल्तनत वहां पे रूल कर रही थी। तो दिल्ली सल्तनत 320 सालों तक नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रही थी। तो इन 320 सालों में 5 अलग अलग डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत के नाम पे रूल किया। तो पूरे 320 साल एक ही डायनेस्टी का रूल नहीं चला है। एक डायनेस्टी आती थी और दूसरी डायनेस्टी उसको रिप्लेस करके खुद को स्टैब्लिश कर लेती थी। तो इन्हीं पांचों डायनेस्टीज को मिला के जो टाइम पीरियड है उसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की पहली फैमिली जो थी वो थी स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी हमने डिटेल में काफी कवर कर लिया। तो दूसरी जो डायनेस्टी है वही है खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी ने 30 सालों तक, इन 320 में से 30 सालों तक खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया। ठीक है, तो आज हम इसी खिलजी डायनेस्टी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। तो पहले हम एक फॉर्मली ये समझ लें कि अगर कल को हमसे कोई पूछता है कि व्हाट वाज खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी क्या चीज थी, तो हम कैसे समझाएंगे कि दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेके 1526 तक नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रही थी, तो ये लोग कौन थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश की थी? तो ये सारे टर्किश इन्वेडर थे। यानी ये लोग इंडिया के तो थे नहीं, इंडिया के बाहर वाली कंट्रीज से आए थे। अफगानिस्तान, टर्की, ईरान, हर जगह के लोगों ने मिलके एक फौज बनाई थी और मोहम्मद गोरी के साथ मिलके ये लोग इंडिया आए थे। और मोहम्मद गोरी और उसके सक्सेसर्स की हेल्प से ही दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुई थी। तो बेसिकली इसको स्टैब्लिश करने वाले लोग जो थे वो टर्किश ओरिजिन के थे और दिल्ली को अपना कैपिटल बना के रखा हुआ था इन लोगों ने। ठीक, तो ये तो हमने देखा ही है कि 320 सालों में 5 अलग अलग डायनेस्टीज इसकी गद्दी पे बैठी। जो पहली डायनेस्टी थी जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो स्लेव डायनेस्टी थी। तो स्लेव डायनेस्टी को किसने बसाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1206 एडी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट या उसकी शुरुआत हुई थी। तो स्लेव डायनेस्टी यानी पहली डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था, मैंने आपको बताया ना कि एक डायनेस्टी आती थी और दूसरी डायनेस्टी उसको गद्दी से हटा के खुद कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती थी। तो पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी की। तो स्लेव डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था उसको उसी के मिलिट्री कमांडर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में मार दिया। उसको गद्दी से हटाने के लिए उसको मार ही दिया। तो अब क्या होगा? ये डायनेस्टी तो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने इसके आखिरी राजा को मार दिया। तो उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी क्या करेगा? वो खुद अपनी नई डायनेस्टी स्टैब्लिश कर लेता है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी टाइटल खिलजी है तो ये जो डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है उस डायनेस्टी को खिलजी डायनेस्टी के नाम से जाना गया। और खिलजी डायनेस्टी क्या है? तो सेकेंड डायनेस्टी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कौन था जिसने स्लेव डायनेस्टी को खत्म करके खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश की। तो इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि जो खिलजी डायनेस्टी या खलजी डायनेस्टी, इनकी अलग अलग स्पेलिंग्स यूज करते हैं हिस्टोरियंस, बट मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस इनको खिलजी नाम से ही बुलाते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ही इस डायनेस्टी का फाउंडर है। तो ये डायनेस्टी कब स्टैब्लिश हुई? तो 1290 एडी में स्टैब्लिश हुई। तो ये जो पहला रूलर है खिलजी डायनेस्टी का,
ये 6 सालों तक रूल कर पाया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो आओ इसके बारे में डिटेल में थोड़ी बहुत जो फैक्ट्स हैं वो हम पता कर ले। तो कौन था ये जलालुद्दीन खिलजी? तो जलालुद्दीन खिलजी एक मिलिट्री कमांडर था। तो बेसिकली ये स्लेव डायनेस्टी के अंडर ही मिलिट्री कमांडर था। तो इसकी जो मिलिट्री करियर है वो बलबन नाम के सुल्तान के अंडर स्टार्ट हुई थी। तो बलबन क्या है? वो तो स्लेव डायनेस्टी का आखिरी पावरफुल रूलर था। तो इसी के सक्सेसर्स, इसी के पोते और पड़पोतों को मारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो इसने अपनी मिलिट्री करियर बलबन के साथ ही शुरू की थी। उसके आर्मी में ये मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। धीरे धीरे इसकी पोजीशन बढ़ती गई। तो जब बलबन की डेथ हो गई, तो बलबन की डेथ के बाद कौन बना था एम्परर? कैकुबाद एम्परर बना था। तो बलबन के टाइम से इसने अपना करियर स्टार्ट किया था। कैकुबाद के टाइम ये और पावरफुल हो गया। क्यों पावरफुल हो गया? क्योंकि ये सारे के सारे जो वीक रूलर थे, तो बलबन का पोता था कैकुबाद। तो कैकुबाद को ये पपेट बना के रखता था, बिल्कुल उसको अपने इशारों पे नचाता था। तो कैकुबाद को इसने मार दिया। और कैकुबाद को मारने के बाद उसका जो बेटा था, 3 साल का बेटा, यानी कैकुबाद तो एम्परर है, सुल्तान है, तो सुल्तान को इसने मार दिया। और सुल्तान को मारने के बाद उसके 3 साल के छोटे बेटे को भी सुल्तान बना दिया था इसने। क्यों? ताकि उनको पपेट की तरह ये कंट्रोल कर सके। बाद में इस 3 साल के बच्चे को भी इसने नदी में फेंक दिया। और इस तरह से स्लेव डायनेस्टी या बलबन की फैमिली को खत्म कर दिया। तो बलबन की फैमिली के खत्म होते ही स्लेव डायनेस्टी भी खत्म हो गई और इसने खुद की नई डायनेस्टी चलाई थी। तो ये जो था, ये नॉन टर्किश नोबेल्स का लीडर हुआ करता था। देखो, जब मोहम्मद गोरी ने इंडिया में अटैक किया था, मोहम्मद गोरी खुद तो टर्किश था। वो आया भले ही अफगानिस्तान से था, लेकिन उसके अंदर जो खून है वो टर्किश था। जैसे आज अगर कोई इंडियन जापान में चला जाता है काम करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंडियन नहीं रह जाता है। तो वही चीज मोहम्मद गोरी और उसके क्लोज स्लेव्स के साथ थी कि वो सारे टर्किश थे। लेकिन मोहम्मद गोरी अपने साथ कई और कंट्री के लोगों को भी लेके आया था। अफगानिस्तान, ईरान, इन जैसे इन कंट्रीज के वॉरियर्स को भी वो लेके इंडिया आया था और उन सबकी मदद से दिल्ली सल्तनत बसाया था। अब बात क्या थी कि ये सारे के सारे तो एक ही मतलब इस्लाम को फॉलो करने वाले सारे मुस्लिम्स थे, लेकिन इसमें भी जो टर्किश थे उनको काफी हाई क्वालिटी का माना जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में जो दरबार होते थे वहां पे थोड़ी पावर सेंटर, ये 2 ग्रुप्स बन गए थे, एक तो टर्किश लोगों के और एक नॉन टर्किश लोगों के। तो ये जलालुद्दीन खिलजी जो है वो नॉन टर्किश लोगों का लीडर हुआ करता था। तो जब बलबन की फैमिली कमजोर हो गई, या ये कहो कि स्लेव डायनेस्टी बिल्कुल खत्म होने के कगार पे थी, तो इन्हीं 2 ग्रुप्स में लड़ाई स्टार्ट हो गई कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा, टर्किश में से कोई बैठेगा या नॉन टर्किश वाली ग्रुप में से कोई गद्दी पे कब्जा करेगा। तो इसने जलालुद्दीन खिलजी ने अपने ग्रुप को लीड किया, नॉन टर्किश लोगों को लीड किया, और इसने टर्किश वाला जो ग्रुप था, टर्किश जो नोबेल्स थे, उनको हरा दिया और खुद के लिए गद्दी कैप्चर कर ली। ठीक है, तो यहां से ही ऐसे ही इसने पावर गेन की। तो जब गद्दी कैप्चर कर ली, तो उस वक्त जो एम्परर्स थे वो तो सिर्फ नाम के लिए थे, कैकुबाद और उसका बेटा, तो उसको ये पपेट की तरह ही यूज करता था। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहले इसने कैकुबाद को मारा और कैकुबाद के बाद उसके 3 साल के छोटे बच्चे, उसका नाम था कयूमार्स, उसको गद्दी पे बिठा दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये तो 3 साल का छोटा बच्चा था ना, तो 3 साल का छोटा बच्चा क्या रूल करेगा? तो रूल तो बेसिकली जलालुद्दीन खिलजी ही करता था, लेकिन वो सुल्तान तो नहीं बना था ना, वो तो पपेट के जरिए इन चीजों को कंट्रोल करना चाहता था। तो इतने से भी इसका मन नहीं भरा जलालुद्दीन खिलजी का, ये खुद सुल्तान बनना चाहता था। तो इसने क्या किया, उस 3 साल के छोटे बच्चे को कुछ ही महीनों के बाद, उसको बस 3 महीनों तक इसने सुल्तान रहने दिया। फिर उसको उठा के इसने महल के बगल में यमुना नदी बहती थी, तो यमुना नदी में उस 3 साल के बच्चे को उठा के फेंक दिया। खत्म हो गई स्लेव डायनेस्टी।
और स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोलते थे। तो ये सब हुआ कब? 1290 में। तो 1290 में स्लेव डायनेस्टी खत्म, खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है अगला सुल्तान बन गया कब? 1290 में। तो जब ये सुल्तान बना तो उस वक्त इसकी उम्र थी 70 साल की, और ये काफी बूढ़ा तो था ही, साथ ही ये काफी अनपॉपुलर भी था। क्यों था अनपॉपुलर? क्योंकि इसने अभी अभी 2 एम्परर्स को मारा है, बलबन को की फैमिली को मारा है। तो बलबन की काफी इज्जत करते थे दिल्ली सल्तनत के जो लोग थे, जो कॉमन जनता थी ना, वो बलबन की काफी इज्जत करती थी। तो इसने तो बलबन की फैमिली को मारा, तो इसीलिए ये थोड़ी बहुत लोग इससे नफरत करते थे और इसको बहुत पसंद नहीं करते थे। तो क्योंकि ये अनपॉपुलर था, ये जानता था कि मुझे लोग पसंद नहीं करते, तो इसलिए इसने ये अब सुल्तान बन गया था। तो पुराने सुल्तान ने जिन लोगों को गवर्नर वगैरह बना रखा था, मिनिस्टर वगैरह बना रखा था, उनमें से किसी को हटाने की हिम्मत नहीं हुई इसकी, क्योंकि इसको लगा कि अगर मैं किसी को उसके पोजीशन से हटाऊंगा तो कहीं वो मेरे खिलाफ रिवोल्ट ना कर दे। तो इसने जो पुराने जो टर्किश मिनिस्टर्स वगैरह थे, टर्किश गवर्नर्स थे, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, उनको जैसे का तैसा रहने दिया। अब इसी चक्कर में इसकी एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई, क्योंकि ये इसकी हिम्मत ही नहीं थी कि किसी को उसकी पोजीशन से हटाए, किसी को गवर्नर की पोस्ट वगैरह से हटाए। तो ऐसे में एक गवर्नर था मानिकपुर कारा। मानिकपुर कारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का, काफी प्रॉस्पेरस एरिया हुआ करता था। तो आज अगर बात करें तो ये इलाहाबाद के पास का एरिया था, ठीक है ना। तो इलाहाबाद में तो आप जानते ही हो कि संगम है, नदियां वगैरह मिलती हैं। तो इलाहाबाद में खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें काफी प्रॉस्पेरस तरीके से की जाती थी, तो वहां से रिवेन्यू बहुत आता था। तो वहां का जो गवर्नर था वो था मलिक छज्जू। अब ये मलिक छज्जू कौन था? तो मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था, बलबन का भतीजा था। इसको बलबन ने ही वहां का गवर्नर बनाया था। तो अब जलालुद्दीन खिलजी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है ना कि वो किसी को उसके पोजीशन से हटा दे। तो इसी तरह मलिक छज्जू को भी इसने गवर्नर बने रहने दिया। तो ये इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह बन गई, ठीक है। अब कैसे प्रॉब्लम हो गई वो समझो। तो मलिक छज्जू कौन है? तो ये बलबन का भतीजा है। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? उसने बलबन की फैमिली को मार दिया है ना, बलबन के पोतों को मारा, पोते के बेटे को मारा। तो इसलिए मलिक छज्जू बदला लेना चाहता है, किससे? जलालुद्दीन खिलजी से। तो जलालुद्दीन खिलजी ने तो कुछ फैमिली मेंबर्स को तो मार दिया, बलबन के फैमिली को, लेकिन जो बाकी बचे फैमिली मेंबर्स थे बलबन की फैमिली के, वो सब मलिक छज्जू के पास चले गए कि हमारी जान बचाओ, हमें अपने पास शेल्टर दो, हमें अपने यहां बचा के रखो, वरना कहीं हमें भी खिलजी मार ना दे। तो बलबन का अपना बेटा था एक बुगरा खान, जो हमने बलबन की वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है। तो ये बुगरा खान जो है ये बंगाल का सुल्तान था। तो जब बलबन जिंदा था उसी वक्त बुगरा खान ने कह दिया था कि मुझे दिल्ली की पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसको लगता था कि अगर मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करूंगा तो कहीं मुझे भी कोई मार ना दे। तो ये इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो जो बलबन के फैमिली मेंबर्स हैं वो इसके भी तो फैमिली मेंबर्स है ना, ये तो बलबन का बेटा ही है। तो लेकिन इसने कभी भी कुछ किया ही नहीं अपनी फैमिली को बचाने के लिए, जबकि ये खुद बंगाल का सुल्तान था। तो इसीलिए फैमिली मेंबर्स को ज्यादा भरोसा मलिक छज्जू पे था। तो मलिक छज्जू भी तो बलबन का भतीजा ही है और वो बुगरा खान का चचेरा भाई भी है। तो सारे के सारे मलिक छज्जू के यहाँ छुप गए जाके कि हमको खिलजी से बचाओ। तो अब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को जो है थोड़ी बहुत ये खबर मिलने लगी कि मलिक छज्जू मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, फिर भी उसने उसको गवर्नर के पोस्ट से हटाया नहीं। तो मलिक छज्जू को अब तो बदला लेना है। किससे लेना है? जलालुद्दीन खिलजी से। और इसको लगता था कि जलालुद्दीन खिलजी काफी कमजोर है, 70 साल का है और पॉपुलर भी नहीं है। तो इसको लगता था कि पब्लिक सपोर्ट जो है वो बलबन की फैमिली के साथ है। तो इसने क्या किया? इसने अपने जो लॉयल टर्किश सपोर्टर्स थे, टर्किश, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जो है वो नॉन टर्किश था और ये बलबन की फैमिली वगैरह ये सब टर्किश थे।
तो मलिक छज्जू ने टर्किश लॉयलिस्ट की मदद से अपनी एक आर्मी बनाई छोटी सी और दिल्ली की तरफ चला गया। क्यों चला गया? ताकि वो जलालुद्दीन खिलजी से लड़ सके, उसको उसकी गद्दी से हरा सके। तो बदले में क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने बेटे अरकली खान को, उसका सबसे बड़ा बेटा था अरकली खान, उसको भेजा कि जाओ मलिक छज्जू की सेना दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, इससे पहले कि वो दिल्ली पहुंचे उसको बीच रास्ते में ही रोको, उसको हराओ और उसको पकड़ के मेरे पास लाओ। तो अरकली खान वहां से निकल गया, दिल्ली से निकल गया। तो अरकली खान की लड़ाई होती है मलिक छज्जू से बदायूं के पास। बदायूं में मलिक छज्जू को हरा देता है अरकली खान और उसको कैप्चर कर लेता है, उसको बंदी बना लेता है और उसको ले जाता है अपने फादर के पास, यानी एम्परर जलालुद्दीन खिलजी के पास लेके जाता है। तो इसका बेटा अरकली खान सोच रहा था कि मेरे फादर या मतलब एम्परर जो है जलालुद्दीन खिलजी, ये इसको बहुत हैवी पनिशमेंट देंगे, मलिक छज्जू को जेल वगैरह में डाल देंगे। लेकिन ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ये दिल का काफी सॉफ्ट था और काफी बूढ़ा भी हो गया था, तो ये बहुत कड़े फैसले नहीं लेता था, किसी को पनिशमेंट वगैरह नहीं देना चाहता था कि कहीं लोग नाराज ना हो जाएं और मेरे खिलाफ रिवॉल्ट ना कर दें। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसने मलिक छज्जू को माफ कर दिया, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया और माफ करके उसको जाने दिया। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ये चीज आप जान लो बच्चों, ये चीज उसके बारे में बहुत फेमस है कि वो कभी किसी को पनिशमेंट नहीं देता था, चाहे कोई बड़ा से बड़ा भी जुर्म करता था ना तो वो उसको माफ कर दिया करता था। ठीक है, ये चीज उसके बारे में काफी फेमस है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप समझ लो। तो दिल्ली और उसके आसपास क्या है, देखो आज अगर आप दिल्ली जाओगे तो आज आपको शायद दिल्ली में उतने पेड़ वगैरह देखने को ना मिले, जंगल है, छोटे मोटे जंगल है, लेकिन उस वक्त की दिल्ली जो है आज से काफी अलग थी। तो दिल्ली के चारों तरफ बहुत घना जंगल था, यानी दिल्ली में तो लोग रहते हैं लेकिन दिल्ली की बाउंड्री में जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो ये पूरा जंगल हुआ करता था। तो इन जंगलों में डाकू रहते थे और ठग वगैरह रहते थे। तो अगर कोई भी दिल्ली से आता जाता था तो उसको इस जंगल से होके गुजरना पड़ता था। तो इस जंगल में ना काफी लूटपाट की घटनाएं होती थी, ये डाकू वगैरह जो रहते थे। तो जलालुद्दीन ने ऑर्डर दिया कि इन सब डाकू वगैरह को पकड़ो, पकड़ के मेरे पास लाओ। तो कई सौ चोर डाकू इस तरह के लोगों को, जंगल में रहने वाले लोगों को पकड़ के राजा के सामने ले आया गया। लेकिन जलालुद्दीन ने उनको पनिशमेंट नहीं दिया, पनिशमेंट देने के बजाय बोला कि इन सबको दिल्ली सल्तनत की बाउंड्री से बाहर कर दो, ऐसी जगह ले जाके छोड़ दो कि वो दिल्ली सल्तनत से बाहर चले जाएं, कभी आ ही ना पाए। तो इन सबको बंगाल वाले एरिया में ले जाके छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं था उस वक्त। ठीक है, तो ये इसकी जेनरोसिटी के किस्से हैं। अब कुछ जो नोबेल्स थे, नोबेल यानी जो दरबारी वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह, वो इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया करते थे। तो जब ये नया नया सुल्तान बना था तो इसके खिलाफ कई सारे रिवेलियंस हुए, कई सारे रिवोल्ट हुए। तो जब भी कोई ऐसा आदमी पकड़ा जाता था जो रिवोल्ट करने की वजह से पकड़ा गया है तो उसको पकड़ के जलालुद्दीन के पास ले जाते थे ये लोग कि देखो सुल्तान इसने आपके खिलाफ रिवोल्ट किया। लेकिन ये उनको भी माफ कर दिया करता था, क्योंकि इसकी लॉजिक ये रहती थी कि ये लोग जो मेरे खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं ये इसलिए रिवोल्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बलबन को पसंद करते थे और इनकी पूरी लॉयल्टी बलबन की तरफ है। तो ये यही लॉजिक देता था कि जो ये लोग बलबन के मरने के बाद भी उसके तरफ इतने लॉयल हैं तो इतने अच्छे लोगों को मैं कैसे पनिश करूं। तो वो यही कहता था कि ये लोग अच्छे लोग हैं, ये जो भी कर रहे हैं ये लॉयल्टी की वजह से कर रहे हैं। और देखो उस टाइम जो है, उस टाइम के इंडिया में एक बहुत बड़ा खतरा होता था मंगोल इन्वेजन्स का। तो ये मंगोल कौन थे? तो ये चाइना, ईरान, उस वाले रास्ते से बार बार नॉर्थ इंडिया में घुस जाते थे और लूटपाट मचाते थे। तो जलालुद्दीन खिलजी को भी काफी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो जब उसके टाइम में भी काफी सारे मंगोल्स अटैक हुए तो इन मंगोल्स को पकड़ के जब भी जलालुद्दीन खिलजी के सामने ले जाया जाता था तब वो इनको भी माफ कर दिया जाता था। तो एक बार क्या हुआ था कि जलालुद्दीन खिलजी को खुद जाना पड़ा था पंजाब
क्योंकि ये लोग अक्सर उसी एरिया से एंटर करते थे, चाइना और ईरान से। अगर नॉर्थ इंडिया में कोई एंटर करेगा तो पंजाब के थ्रू ही करेगा ना। तो ये खुद गया था पंजाब, तो ये खुद पंजाब गया था और पंजाब में इसने मंगोल्स को कैप्चर किया काफी लार्ज नंबर में। लेकिन फिर वही किया, इसने सबको माफ कर दिया, और माफ करने से भी एक कदम आगे बढ़ गया ये। इसने इन मंगोल्स जो कि इंडिया को लूटने आए थे, उनको दिल्ली के आसपास सेटल होने की इजाजत दे दी, माफ भी किया और कहा कि चलो तुम दिल्ली में रहना चाहते हो, दिल्ली में मैं तुम्हें जमीन दे देता हूं, वहीं पे अपना घर बसा लो। तो ये जो मंगोल्स दिल्ली के आसपास बस गए, इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, यानी मुस्लिम बन गए। बेसिकली ये मंगोल्स जो थे ये ट्राइब्स थे, इनका कोई धर्म वगैरह सच था नहीं। तो इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और इनको नाम दे दिया गया नियो मुस्लिम्स। तो बच्चों एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नियो मुस्लिम्स, हु वेर नोन एज नियो मुस्लिम्स, नियो मुस्लिम्स किसको कहते थे? तो उन मंगोल्स को कहते थे जो लूटने तो आए थे इंडिया, लेकिन इंडिया में ही बस के रह गए। और ये सब कब हुआ? दिल्ली सल्तनत के टाइम हुआ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये राजा दिल का कितना अच्छा है, सबको माफ कर दिया करता है। लेकिन एक ऐसा इवेंट है इसकी लाइफ का, एक एक्सेप्शनल केस है, जब उसने माफ नहीं किया तो ये उसकी दुश्मनी हो गई थी सिद्धि मौला नाम के एक सूफी सेंट के साथ। तो सिद्धि मौला जो है वो इंडिया का नहीं था, इंडिया के बाहर से आया हुआ एक सूफी सेंट था, जो दिल्ली में आके उन्होंने अपनी एक कह लो कि फैन फॉलोइंग बना ली थी, अपना एक कल्ट बना लिया था। तो ये दिल्ली में जब रहते थे तो इनका जो एम्परर था उस वक्त का, वो था कैकुबाद। तो कैकुबाद इनको बहुत पसंद करता था, काफी सपोर्ट करता था। तो कैकुबाद के टाइम पीरियड में ही इन्होंने काफी फॉलोअर्स गेन किए, काफी फेमस हो गए दिल्ली और आसपास के एरिया में। अब जलालुद्दीन खिलजी क्या है? उसी ने तो कैकुबाद को मारा है ना। तो कैकुबाद जो है वो सिद्धि मौला के बहुत करीब था। तो अब सिद्धि मौला को यह चीज पसंद नहीं आई कि कैकुबाद को मार दिया जलालुद्दीन खिलजी ने। तो सिद्धि मौला उन सब लोगों को मदद पहुंचाते थे जो जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट बोलते थे या जलालुद्दीन खिलजी को गद्दी से हटाना चाहते थे। तो सिद्धि मौला ने अपनी एक मस्जिद बनाई हुई थी, खानका बनाई हुई थी, वहां पे उन लोगों को शेल्टर देने लगे जो कि जलालुद्दीन खिलजी के दुश्मन थे, जलालुद्दीन खिलजी को पसंद नहीं करते थे। तो ये बात जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चली तो उनको लगा कि सिद्धि मौला मुझे गद्दी से हटाना चाहता है और किसी और को एम्परर बनाना चाहता है। तो ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जलालुद्दीन खिलजी ने। और अभी तक तो ये इसी चीज के लिए फेमस था जलालुद्दीन खिलजी कि हर किसी को माफ कर दिया करता है। लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। सिद्धि मौला को उसने पहले तो अरेस्ट करवा लिया और अरेस्ट करवा के हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। तो ये इकलौती इंसिडेंट हमको देखने को मिलती है जहां पे उसने माफ करने की बजाय पनिशमेंट भी दे दी और जान भी ले ली। तो सिद्धि मौला को किसने एग्जीक्यूट करवाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। आप याद रखोगे कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये इकलौती ऐसी एग्जांपल हमको इसके लाइफ में देखने को मिलती है। तो अब ये राजा बन गया। तो एक राजा तभी महान कहलाता है, फेमस कहलाता है, जब वो कुछ जंग वगैरह जीते और मतलब कुछ कैप्चर करे, अपने इसको एक्सपैंड करे, किंगडम को एक्सपैंड करे। तो इसकी नजर पड़ गई रणथंबोर पे, जलालुद्दीन खिलजी की। तो रणथंबोर का एक बहुत ब्रेव राजा हुआ करते थे उस वक्त, राजपूत राजा हमीर देव। तो इनका काफी बड़ा किला था। फोर्ट क्या होता है? किला। ये आप देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा किला। तो किले हमेशा अगर आप ऊंचाई पे किला बनाओगे तो आपके पास, तो ये जो किला है इतना लंबा चौड़ा किला, ये हमीर देव के कंट्रोल में था। तो ये किला था रणथंबोर में। तो अगर आपके पास इतना लंबा चौड़ा किला है तो इसका मतलब है कि आप अपने पोजीशन को या अपने किंगडम को अच्छे से डिफेंड कर सकते हो। साथ ही आप दूसरे के लिए खतरा भी तो बन सकते हो, क्योंकि आपके किले के अंदर जाना जो है आपके दुश्मन के लिए उतना आसान नहीं है। तो रणथंबोर जो है ये खतरे की तरह था दिल्ली सल्तनत के लिए, क्योंकि ये राजा भी काफी ब्रेव थे, काफी स्ट्रांग थे और इन्होंने भी अपने एक्सपेंशन की पॉलिसी अपना रखी थी, यानी रणथंबोर के आसपास के एरियाज को ये कैप्चर कर रहे थे।
तो जलालुद्दीन खिलजी को लगा कि अब हमको हमीर देव को कंट्रोल करना चाहिए, वरना वो कल कल को हो सकता है कि दिल्ली सल्तनत पे भी चढ़ाई कर दे। तो इसलिए जलालुद्दीन खिलजी 1291 एडी में रणथंबोर जाता है और रणथंबोर में जाके वो इस किले को घेर लेता है। अब देखो, किला कोई क्यों बनाता है? किला तो पहाड़ों पे ही बनाया जाता था। तो तुम्हारा अगर कोई दुश्मन है और वो तुम्हारे किले पे अटैक करना चाहता है, तो तुम्हारे दुश्मन के पास डिसएडवांटेज है, तुम्हारे पास एडवांटेज है, क्योंकि किला तुमने ऊंचाई पे बना रखा है। दुश्मन नीचे से ऊपर चढ़ेगा, ये आप देख रहे हो ना। तो एक तो चढ़ने की प्रॉब्लम, ऊपर से आप उसको बहुत इजीली अटैक कर सकते हो। तो ये किला ब्रीच करना इजी नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी ने काफी महीनों तक कोशिश की, लेकिन इस किले को ब्रीच नहीं कर पाया। ठीक है, उल्टा जो हमीर देव के फोर्सेस थे उसने काफी नुकसान पहुंचाया जलालुद्दीन खिलजी की फौज को। तो देखो, इतनी बड़ी सल्तनत का राजा एक छोटे से किले को नहीं जीत पा रहा है, तो ये चीज जो है काफी ह्यूमिलिएटिंग हो गई थी जलालुद्दीन के लिए। तो जलालुद्दीन समझ गया कि अब मुझे किसी तरह से अपनी इज्जत बचा के यहां से वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अपनी आर्मी को कंसोल करने के लिए, ताकि उसकी आर्मी ये ना सोचे कि ये डर के यहां से जा रहा है, उसने एक बात कही। उसने कहा कि क्योंकि देखो, हमीर देव ने अटैक करके इसके सोल्जर्स को, काफी सोल्जर्स को मार डाला था, और ये हमीर देव का बिल्कुल भी कुछ भी नुकसान कर नहीं पा रहा था। तो अब ये चीज जलालुद्दीन के लिए एम्बैरेसिंग हो गई कि उसकी फौज क्या सोचेगी कि हम लोग हार गए। तो इसीलिए उनको कंसोल करने के लिए ये एक बात कहता है, और ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखोगे बच्चों। तो ये एक स्टेटमेंट देता है कि ये जो किला है, मुझे नहीं लगता कि ये पूरा किला या पूरा रणथंबोर भी जो मुसलमान भाई है मेरा, उस मुसलमान भाई के एक बाल के भी बराबर है। तो ये कहता है कि इस छोटे से और इस बेकार से किले के लिए मैं किसी अपने मुसलमान भाई की जान नहीं दांव पे लगा सकता। तो ये बेसिकली अपने आर्मी को कंसोल करना चाहता था कि आप लोग ये मत सोचो कि हम लोग हार गए हैं, बल्कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इस तरह के जगहों पे अपनी जान देना वेस्ट ऑफ टाइम है। ये कह के वो अपने सोल्जर्स को लेके दिल्ली लौट जाता है। ठीक है, अब इसकी लाइफ में एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो कैरेक्टर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका खुद का भतीजा रहता है, इसके छोटे भाई का बेटा है वो। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की शादी इसने अपनी बेटी मलिकाए जहां से करवा रखी थी। तो ये सुल्तान बनने से पहले ही इसने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से करवा दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी अब इसका दामाद भी है। तो अलाउद्दीन खिलजी काफी कैपेबल मिलिट्री रूलर हुआ करता था। तो आपको याद होगा कि 1291 में जो मलिक छज्जू ने रिवोल्ट किया था, जिसके लिए लड़ाई भी हुई थी बदायूं में, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने बेटे अरकली खान को भेजा था लड़ने। उसी लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, मलिक छज्जू को हराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मलिक छज्जू क्या था? तो मलिक छज्जू कारा मानिकपुर वाले एरिया का गवर्नर था ना, ये कारा मानिकपुर का। तो अब क्या करता है, इसी से खुश होके जलालुद्दीन खिलजी खुश हो जाता है अलाउद्दीन से इतना, और साथ ही साथ अलाउद्दीन उसका दामाद भी था। तो मलिक छज्जू को हटा के, क्योंकि मलिक छज्जू तो हार गया, इस कारा मानिकपुर का गवर्नर बना देता है वो अलाउद्दीन को ही। तो अलाउद्दीन अब कारा मानिकपुर का गवर्नर बन गया था, यानी थोड़ी ताकत उसके हाथों में आ गई थी, और साथ ही साथ वो दामाद भी था सुल्तान का। तो जब वो गवर्नर था कारा मानिकपुर का, उस वक्त उसने दो बड़े मिलिट्री कैंपेन किए। दो बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन कब किए उसने? जब वो जलालुद्दीन खिलजी एम्परर है और ये गवर्नर है कारा मानिकपुर का। तो ये दो मिलिट्री कैंपेन्स क्या थे? तो जो पहली मिलिट्री कैंपेन थी वो भीलसा, यानी ये अपनी आर्मी लेके भीलसा गया था। तो भीलसा जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो क्यों गया था वहां? तो वहां ये लूटने गया था वेल्थ। इसने सुन रखा था कि भीलसा में काफी बड़े बड़े मंदिर हैं, काफी रिच मंदिरों में पैसा होता था उस वक्त।
तो उसी को लूटने के मकसद से ये भीलसा जाता है। तो इसको तो अगर कहीं भी आप जा रहे हो, आर्मी लेके जा रहे हो, आर्मी आपकी तो नहीं है, आर्मी दिल्ली सल्तनत की है, तो इसको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो पहली बार जब ये भीलसा गया तो ये सुल्तान से परमिशन लेके जाता है, ये बोल के जाता है कि मैं भीलसा जा रहा हूं, वहां मैं जो भी लूटूंगा, जितने भी पैसे मुझे मिलेंगे वो मैं लाके आपकी ट्रेजरी में यानी दिल्ली सल्तनत के खजाने में जमा कर दूंगा। तो 1292 एडी में ये भीलसा पहुंचता है और भीलसा को बुरी तरीके से लूटता है और वहां से लूटा हुआ सारा पैसा जो है दे देता है सुल्तान को। तो सुल्तान भी खुश, क्यों, वो समझता है कि देखो मेरे तरफ कितना लॉयल है अलाउद्दीन खिलजी, इसने जो भी लूटा वो ईमानदारी के साथ मेरे पास लाके इसने डिपॉजिट कर दिया। तो इस चीज से जलालुद्दीन इतना खुश हो जाता है कि उसने अलाउद्दीन को अवध का भी गवर्नर बना दिया। तो कारा मानिकपुर का गवर्नर तो वो पहले से था ही ना, अब साथ ही साथ उसको अवध का भी गवर्नर बना दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी को और ताकत मिलती गई। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद तो था ही और साथ ही वो गवर्नर भी बनता चला जा रहा है बड़े बड़े लोकेशंस का। तो ये तो इसकी पहली एक्सपीडिशन थी। तो पहली एक्सपीडिशन भीलसा में हुई, सब कुछ ठीक रहा। दूसरी एक्सपीडिशन, तो अब अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में शैतानियां आने लगी, उसको लगने लगा कि क्यों ना मैं ही एम्परर बन जाऊं, मैं ही सुल्तान बन जाऊं। तो इसको लगा कि अगर मेरे पास काफी धन दौलत हो जाए तो मैं ये धन दौलत देके सोल्जर्स जमा कर सकता हूं, अपनी फौज खड़ी कर सकता हूं, जो सुल्तान के करीबी लोग हैं उनको रिश्वत देके अपने में मिला सकता हूं। तो इसको लगने लगा कि अगर मैं पैसे जमा कर लूं तो मैं सुल्तान जरूर बन जाऊंगा। तो इसी पैसे जमा करने के लिए इसको अब दोबारा कहीं ना कहीं लूटना है, किसी बड़े शहर को लूटना है। तो इसलिए ये देवगिरी को लूटने का फैसला करता है। तो देवगिरी को दौलताबाद भी बोलते हैं, बाद में इसका नाम बदल के दौलताबाद हो गया। तो ये महाराष्ट्र में है देवगिरी। तो देवगिरी लूटने के लिए ये 1296 में अपनी फौज लेके निकलता है, लेकिन इस बार इसने सुल्तान से परमिशन नहीं ली। अब क्यों नहीं ली सुल्तान से परमिशन? क्योंकि सुल्तान से परमिशन लेके अगर ये आता तो जो भी पैसा ये लूटता उसका बड़ा हिस्सा सुल्तान को देना पड़ता ना। लेकिन ये तो नहीं चाहता था, ये चाहता था कि सारा जो लूट का पैसा हो वो अकेले मैं रखूं और उसी पैसे से मैं जलालुद्दीन खिलजी को हटा दूंगा। इसलिए इसने सुल्तान से परमिशन नहीं लिया। देवगिरी जाता है ये और देवगिरी में काफी धन दौलत लूटता है, वहां से हथियार भी लूटता है, घोड़े भी लूटता है, क्योंकि इसको अपनी आर्मी को मजबूत बनाना है। तो पैसा तो लूटा ही, हथियार घोड़ा सब कुछ लूट के ले आया और इसने जो पैसा था उसका बड़ा हिस्सा अपने लॉयल सोल्जर्स में बांट दिया। तो लॉयल सोल्जर्स में बांट दिया तो जो लोग जलालुद्दीन खिलजी के सोल्जर्स थे अब तो उनकी पूरी लॉयल्टी अलाउद्दीन खिलजी की तरफ हो गई, क्योंकि पैसा मिल रहा है उनको अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। तो इस तरह इसने क्या किया, इसने अपने फॉलोअर की लंबी चौड़ी आर्मी बना ली। ऐसे फॉलोअर बना लिए जो जलालुद्दीन खिलजी की बात ना सुन के अलाउद्दीन खिलजी की बात माने। ठीक है, तो इन्हीं पैसों की मदद से इसने बहुत जल्द अपना सपना पूरा कर लिया। इसने सोचा ही था कि पैसे आ जाएंगे तो मैं सुल्तान जरूर बन जाऊंगा, और ऐसा हो भी गया। इन्हीं पैसों की मदद से ये सुल्तान बन गया दिल्ली का। कैसे बन गया? तो इसने कुछ ही हफ्तों के बाद, यानी देवगिरी लूटने के बाद ये नॉर्थ इंडिया वापस लौट के आ गया और कुछ ही हफ्तों के बाद इसने सुल्तान को, जो कि इसके फादर इन लॉ भी थे, उनको प्लान बना के धोखा देके उनका मर्डर कर दिया। कब कर दिया? 1296 एडी में। तो सुल्तान को मार के ये अगला सुल्तान बन गया। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं कि इसने कैसे जलालुद्दीन खिलजी को अपने रास्ते से हटाया, कैसे उसको असैसिनेट किया। तो देखो, देवगिरी इसने लूटा था, तो देवगिरी लूटने से पहले जलालुद्दीन खिलजी से परमिशन तो ली नहीं थी। तो जब जलालुद्दीन खिलजी को यह बात पता चल गई कि मेरा जो दामाद है अलाउद्दीन खिलजी, वो तो देवगिरी में चला गया और देवगिरी को उसने बुरी तरीके से लूटा, काफी धन दौलत लूटा। तो जलालुद्दीन क्या करता है, वो ग्वालियर में उसका इंतजार करने लगा। क्यों? क्योंकि देवगिरी महाराष्ट्र में है,
तो अलाउद्दीन खिलजी को लौट के दिल्ली सल्तनत भी तो आना है। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ रहता है? वो तो कारा मानिकपुर का गवर्नर है ना, वो तो अवध का गवर्नर है ना, तो वो तो लौट के आएगा जरूर। तो जलालुद्दीन खिलजी ग्वालियर में उसका इंतजार करने लगा कि जब वो आएगा ग्वालियर तो हो सकता है कि सारे पैसे जो उसने लूटे हैं वो मुझे डिपॉजिट कर दे, और मैं उससे ये पूछूंगा कि तुमने मेरी परमिशन क्यों नहीं ली। तो ये वेट कर रहा था अपना ग्वालियर में कि उसको आने दो, मैं उससे सवाल जवाब करूंगा। लेकिन यहाँ अलाउद्दीन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था ना, ये तो पहले ही सारे अपने प्लान्स बना चुका था। तो ये ग्वालियर क्यों जाएगा? ये तो सीधा कारा मानिकपुर चला गया। इसने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया जलालुद्दीन खिलजी को, और ये सीधा कारा मानिकपुर चला गया। तो कारा मानिकपुर पहुंच के ये एक चिट्ठी लिखता है जलालुद्दीन खिलजी को। कारा मानिक पहुंच के इसने अपना प्लान जो है वो स्टार्ट कर दिया, कॉन्स्पिरेसी जो है वो स्टार्ट कर दी। तो वो वहां से चिट्ठी लिखता है जलालुद्दीन खिलजी के नाम कि मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान, मैंने आपकी परमिशन नहीं ली, और ये भी लिखा कि अगर आप मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अब देखो, जलालुद्दीन खिलजी इससे नाराज तो है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कोई मामूली आदमी नहीं है, वो उसका दामाद है, भतीजा भी है, यानी ब्लड रिलेटिव है, रिलेशन है। तो अब वो सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, और इसकी बेटी जो है वो उसकी पत्नी है, तो ये क्यों चाहेगा कि मेरी बेटी विधवा हो जाए। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी को माफ करने का फैसला कर लिया। तो ये जो धमकी दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ये काम कर गई। तो जलालुद्दीन ने एक मैसेज भेजा, एम्परर यानी सुल्तान ने अपने दामाद के पास एक मैसेज भेजा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, अगर तुम्हें डर लगता है मेरे सामने आने से तो मैं ही तुमसे आके मिल लेता हूं, तो मैं आता हूं तुमसे मिलने कारा मानिकपुर। तो ये मैसेज भिजवाया। अलाउद्दीन का जो छोटा भाई था वो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। तो अलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई ने सुल्तान को कहा, सुल्तान जलालुद्दीन को कहा कि अगर आप अपनी फौज के साथ जाओगे तो घबरा के कहीं सुसाइड ना कर ले, उसको ऐसा लगता है कि आप उसको अरेस्ट करना चाहते हो, तो इसलिए आप अपने सैनिकों को लेके उसके सामने मत जाना, वरना आपका दामाद घबरा जाएगा और सुसाइड कर लेगा। तो जलालुद्दीन ने उसकी बात मान ली। उसने कहा कि ठीक है, मैं अकेले ही जाऊंगा, और वो अकेले ही उसके टेंट में चला गया। ये देख रहे हो, ये अकेला पहुंच गया सुल्तान उसके टेंट में। लेकिन इसने तो पूरी तैयारी कर रखी थी ना सुल्तान को मारने के लिए, तो इसने अपने लोग पहले से ही वहां बिठा रखे थे। तो जैसे ही सुल्तान अकेला टेंट में गया तो इन सब लोगों ने, यानी अलाउद्दीन खिलजी और उसके जो साथ के लोगों थे, उन लोगों ने मिल के राजा को मार दिया, उसकी गर्दन काट दी, उसको बीहेड कर दिया। तो इस तरह देख रहे हो, अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान को मार दिया तो उसका सपना पूरा हो गया। तो सुल्तान को मारने के इमीडिएट बाद, तो ये चीज कब हुई, तो 20 जुलाई 1296 एडी को सुल्तान को मार दिया इसने, और खुद को अगला सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। तो अब अगला सुल्तान कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसको 20 साल तक रूल करने का मौका मिला, और ये जो पूरी की पूरी खिलजी डायनेस्टी है इसको 30 सालों तक रूल करने का मौका मिला। तो इन 30 में से 20 साल तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही रूल किया, लेकिन इस 20 साल में इसने इतने बड़े बड़े काम किए कि आज भी इसको एक स्ट्रॉन्ग रूलर के नाम से जाना जाता है। एक और चीज बच्चों आप जान लो, जो मैं अक्सर आपको बार बार रिपीट करके बताता हूं, कि दिल्ली सल्तनत में 5 फैमिलीज हुई हैं। तो 5 फैमिलीज में से खिलजी डायनेस्टी को ही सबसे कम टाइम तक रूल करने का मौका मिला है। खिलजी डायनेस्टी सबसे कम टाइम तक रूल करती है, और इसके बाद जो डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी, वो सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करती है। तुगलक डायनेस्टी को 94 ईयर्स तक रूल करने का मौका मिलता है, खिलजी डायनेस्टी सिर्फ 30 ईयर्स तक ही रूल कर पाई। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी पहले वाले सुल्तान का भतीजा भी था, दामाद भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान बनने से पहले असली नाम अली गुरसास्प था। सुल्तान बनने के बाद इसने अपना नाम अलाउद्दीन रख लिया, इसका असली नाम था अली। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो जलालुद्दीन का भतीजा और साथ ही साथ दामाद भी था, ये तो हम देख ही चुके हैं। और कुछ दिनों के लिए ये सुल्तान के अंडर गवर्नर भी रहा था कारा मानिकपुर का, ये हम जानते ही हैं। और इसने सुल्तान जलालुद्दीन की बेटी मलिका-ए-जहां से शादी भी की थी, ये भी हम देख चुके हैं।
अलाउद्दीन खिलजी जो है वो काफी एम्बिशियस आदमी था, जिसकी वजह से इसने सुल्तान को असैसिनेट करके खुद को सुल्तान बना लिया था। तो सुल्तान बनने के बाद इसके एम्बिशंस और बड़े हो गए। सुल्तान बनने से पहले इसने ऑलरेडी 2 मिलिट्री एक्सपीडिशंस कंप्लीट कर लिए थे। भीलसा में 1292 एडी में जो हमने देखा, भीलसा को इसने लूटा था। तो भीलसा के बारे में भी हम कुछ जान लें, कुछ फैक्ट्स जान लें कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भीलसा जब ये लूटने गया था तो उस वक्त भीलसा पे जो रूलर थे वो थे परमार किंगडम, ठीक है। और भीलसा जो है मध्य प्रदेश के मालवा वाले हिस्से को कहते हैं। तो ये जो पहली बार ये इसने लूटा था भीलसा को, उस वक्त तो इसने सुल्तान की परमिशन ली थी। तो भीलसा लूटने का मतलब था कि काफी मंदिर तोड़े थे, वहां से काफी सोने जवाहरात ये लूट के लाया था, और वहां से जो भी लूट के लाया था वो जलालुद्दीन खिलजी के खजाने में इसने जमा कर दिया था। ये सब तब हुआ था जब ये सिर्फ गवर्नर था। और दूसरा अटैक तो हम देख ही चुके हैं, देवगिरी पे अटैक किया था इसने। तो देवगिरी वाले अटैक के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। तो जैसे भीलसा में हमने देखा कि भीलसा पे परमार किंगडम का रूल था, तो जब ये देवगिरी गया तो देवगिरी में यादव किंगडम का रूल था। तो जब ये भीलसा में लूटपाट मचा रहा था तो वहां रहते रहते इसको ये बात पता चली थी कि देवगिरी भी लूटने लायक जगह है। तो देवगिरी में यादव किंगडम का रूल था, और ये तो हम डिटेल में देख ही चुके हैं कि उसने देवगिरी जो लूटा उसी के पैसों की मदद से वो सुल्तान बना। तो ये सब हम रिपीट नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी काफी एम्बिशियस आदमी था, और वो हमेशा अपने आप को एक बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर समझता था, और वो था भी, ब्रेव था भी, केपेबल मिलिट्री कमांडर था भी। वो अपने आप को हमेशा अलेक्जेंडर से कंपेयर करता था। ये अलेक्जेंडर कौन है? ये अलेक्जेंडर वही अलेक्जेंडर है जिसने 326 बीसी में इंडिया पे अटैक किया था। तो अलेक्जेंडर को बोलते हैं ना कि पूरे दुनिया को जीतने निकला था वो। तो इसीलिए अलाउद्दीन भी अपने आप को अलेक्जेंडर से ही कंपेयर करता था कि मैं भी पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूं। तो ये हमको कैसे पता कि वो अपने आप को अलेक्जेंडर से कंपेयर करता था? तो आप याद रखोगे बच्चों, कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दूसरा अलेक्जेंडर बनना चाहता था। ये बात हमको ऐसे पता चलती है कि उसने अपने क्वाइंस पे, अपने सिक्कों पे अपना नाम सिकंदरे सैनी लिखवा रखा है। सिकंदर ही अलेक्जेंडर का पर्शियन नाम है। जैसे इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते हैं तो पर्शियन में उसको सिकंदर बोलते हैं, यानी पूरे दुनिया का सिकंदर है ये अपने आप को कहलाता था अलाउद्दीन। साथ ही साथ जो प्रेयर्स होती थी, जो राजा के नाम जो प्रेयर्स पढ़े जाते थे, उसमें भी इसका नाम सिकंदर सैनी ही बुलाया जाता था, ठीक। और ये तो उससे भी 2 कदम आगे निकल गया। तो दुनिया के जितने मुस्लिम्स होते हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद को ही अपना सबसे बड़ा कह लो कि रिलीजियस फिगर समझते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को। तो इसने अपने आप को ही प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया था, ये आप याद रखोगे। तो इसने अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को शरीयत डिक्लेयर कर दिया कि मैं जो बोलूंगा वही इस्लाम के रूल्स होंगे। मतलब मैं इंटरप्रेट करूंगा इस्लाम का, मैं इस्लाम का सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर हूं। तो इतनी बड़ी एम्बिशन थी इसके अंदर। अब इसके अंदर इतनी बड़ी एम्बिशन है तो ये तो मिलिट्री कैंपेन भी करेगा ना। घर बैठे बैठे तो कोई सिकंदर बन नहीं सकता, उसके लिए लड़ाइयां लड़नी होगी। तो सबसे पहली कैंपेन ये लेके जाता है एम्परर बनने के बाद। एम्परर बनने से पहले तो ये 2 बार लूटपाट कर ही चुका है। तो एम्परर बनने के बाद अब ये लड़ने जाता है कि एनेक्स करके उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेंगे। तो सबसे पहले गुजरात पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि गुजरात को जीतना चाहता है, ये जीत के उसको दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहता है। तो 1197 एडी में ये गुजरात पहुंच जाता है। गुजरात की कैपिटल उस वक्त थी अनहिलवाड़ा। तो अनहिलवाड़ा को फिर से ये लूटता है, उसको बर्बाद कर देता है। सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में ही समुद्र के किनारे है, उसको भी लूट लेता है ये। कैम्बे यानी कि आज इसको खंबात के नाम से जानते हैं, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। तो इन सब जगहों को ये लूट लेता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि इसकी आर्मी जब लूट रही थी गुजरात को, तो उस वक्त क्या है कि स्लेव्स के बाजार लगते थे, स्लेव ट्रेडिंग होती थी। जैसे आज हम बाजार में सब्जी वगैरह खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो वैसे ही स्लेव्स बिकते थे बाजार में। तो इसका जो एक मिलिट्री कमांडर है उसने देखा कि बाजार में एक बहुत हैंडसम बच्चा, हिंदू
बच्चा स्लेव की तरफ बेचा जा रहा था 1000 दिनार में। दिनार क्या होते थे? गोल्ड कॉइन्स। तो इसको वो बच्चा बहुत पसंद आया और इसको पता था कि अलाउद्दीन खिलजी को जो है स्लेव्स पसंद है, यानी आप उसको स्लेव ले जाके दोगे तो वो खुश हो जाएगा। तो यहां से एक छोटे बच्चे को खरीदा गया, उसका नाम रखा गया, क्योंकि उसको 1000 दिनार के बदले खरीदा गया था तो उसका नाम रखा गया 1000 दिनारी। वो था तो हिंदू, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया गया इस्लाम में और उसका नाम बदल के रख दिया गया मलिक काफुर 1000 दिनारी। तो यही मलिक काफुर आगे चल के अलाउद्दीन का बहुत ही भरोसेमंद मिलिट्री जनरल बना। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मलिक काफुर से प्यार करता था, ये दोनों मतलब पार्टनर्स थे। तो गुजरात जीत के 1197 एडी में 1297 एडी में गुजरात जो है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन गया। तो एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब अलाउद्दीन खिलजी का अगला अटैक रणथंबोर पे होता है। ये वही रणथंबोर है जिसको नहीं जीत पाया था जलालुद्दीन खिलजी। तो इसने भी कोशिश स्टार्ट की, तो शुरू में तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था और इसके भी कई सोल्जर्स वगैरह मारे गए। तो इसने फिर खुद रणथंबोर चला गया कि मैं पर्सनली जाके रणथंबोर को जीतूंगा। तो उस वक्त भी राणा हमीरदेव ही रणथंबोर के रूलर थे। तो राणा हमीरदेव को उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर ने धोखा दे दिया, वो जाके मिल गया अलाउद्दीन खिलजी से। तो इस बार जो है अलाउद्दीन खिलजी किले में घुसने में कामयाब रहा, तो किला टूट गया। तो राणा हमीरदेव से लड़ाई हुई और राणा हमीरदेव को मार दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राणा हमीरदेव की जितनी जो वाइफ्स वगैरह थी, जितनी फीमेल्स थी उस किले में, उन सब ने जौहर कमिट कर लिया। तो जौहर क्या होता था? तो अगर कोई फॉरेनर, ये हिंदू महिलाओं में बहुत फेमस कल्चर था ये, कि अगर उनके पति हार गए तो ऐसा खतरा होता था ना कि जो जीता है वो तो बाहर से आया है, लुटेरा है ना, तो वो लोग औरतों पे जुल्म कर सकते थे, उनको किडनैप कर सकते थे, उनके साथ उनकी इंसल्ट कर सकते थे। तो इन सब से बचने के लिए ये लोग अपनी जान दे देते थे आग में कूद के, तो उसको ही जौहर बुलाते थे। तो राणा हमीरदेव के फोर्ट में जो किला था रणथंबोर का, वहां जितनी फीमेल्स थी सबने जौहर कर लिया। तो अगला अटैक, यानी अब देखो गुजरात को इसने जीत लिया है, गुजरात जीतने के बाद राजस्थान के रणथंबोर को भी जीत लिया, तो दिल्ली सल्तनत और बड़ी होती चली जा रही है। तो अब ये राजस्थान के दूसरे किंगडम चित्तौड़ पे अटैक कर देता है। रणथंबोर जीत लिया तो हिम्मत और बढ़ गई, तो रणथंबोर के आगे बढ़ोगे तो चित्तौड़ दिखेगा। तो अब ये चित्तौड़ पे अटैक कर देता है 1303 एडी में। तो ये बहुत ही फेमस कहानी है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चित्तौड़ की जो रानी थी, रानी पद्मिनी, वो बहुत खूबसूरत थी। तो उसकी ही कहानी जब अलाउद्दीन ने सुनी तो अलाउद्दीन को पता चला कि पूरे इंडिया की सबसे खूबसूरत महिला है ये रानी पद्मिनी। तो इसने सोचा कि इसको मैं अपनी रानी बनाऊंगा। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इसी वजह से इसने चित्तौड़ पे अटैक किया था, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये कहानी, इस कहानी में कोई दम नहीं है, ये कहानी बस अलाउद्दीन खिलजी को बुरा बनाने के लिए, बुरी तरीके से दिखाने के लिए बनाई गई है। खैर जो भी हो, तो ये चित्तौड़ पे अटैक करता है 1303 एडी में। तो चित्तौड़ के जो रूलर थे वो थे राणा रतन सिंह। तो अब राजा वगैरह तो फोर्ट में रहते थे, तो 7-8 महीनों तक कोशिश करता रहा अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन किले को ब्रीच नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली जो है राजा रतन सिंह हार गया, मतलब किला टूट जाता है और ये किले में एंटर कर जाता है और राजा रतन सिंह की मौत हो जाती है। तो अब राजा रतन सिंह मर गया तो उसकी वाइफ रानी पद्मिनी को लेके ही तो सारा झगड़ा हो रहा है ना। तो रानी पद्मिनी को लगता है कि अब मुझे जौहर कमिट कर लेना चाहिए, वरना ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये मेरी इंसल्ट कर सकता है, मुझे जबरदस्ती अपनी वाइफ बना सकता है। तो रानी पद्मिनी और उनके साथ जितनी भी फीमेल्स थी सबने जौहर कमिट कर लिया। तो ये डेट आप याद रखोगे क्योंकि ये इतनी फेमस कहानी हो गई है कि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि रानी पद्मिनी कहाँ की रानी थी? तो चित्तौड़ की रानी थी। तो उनके हस्बैंड का क्या नाम था? तो राजा रतन सिंह नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कब अटैक किया था? तो 1303 में अटैक किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया,
कि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये कहानी जो है ये सिर्फ एक फिक्शन है। तो ये कहानी फेमस कैसे हुई, कैसे हमको आज ये चीजें पता चलती है? तो पद्मावत नाम की एक बहुत फेमस बुक लिखी गई। किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। कब लिखी? तो 1540 में लिखी, जबकि ये घटना हुई कब है? 1303 में। देखो, चित्तौड़ पे अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ये बात सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अटैक क्यों किया, इस पे डाउट है। तो अटैक क्यों किया का जवाब पद्मावत में लिखा मिलता है कि अटैक इसलिए किया कि पद्मिनी से शादी करना चाहता था वो। तो पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी का कोर्ट पोएट हुआ करता था। यानी घटना होने के करीब 240 साल के बाद ये बुक लिखी गई है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि बुक में शायद सच्चाई ना भी हो। तो अलाउद्दीन खिलजी जहां जाता है वहां जीतता है, हारता कभी नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने भी मंगोल्स वाली प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस वक्त मंगोल्स बार बार नॉर्थ इंडिया पे अटैक करते थे। तो इसको काफी सारे मंगोल अटैक्स का सामना करना पड़ा। तो 1297 से लेकर 1306 तक, यानी लगभग 10 सालों तक रह रह के मंगोल्स अटैक कर दिया करते थे इंडिया पे, नॉर्थ इंडिया पे। तो लगभग दर्जनों बार इसको जो है मंगोल्स को हरा के भगाना पड़ा इंडिया से। कभी भी देखो, 1 दर्जन से ज्यादा बार इसकी मंगोलों से लड़ाई हुई। मंगोल्स काफी ताकतवर माने जाते थे, लेकिन कभी भी खिलजी मंगोलों से नहीं हारा। जब भी फेस टू फेस बैटल हुआ, खिलजी ही जीता। तो कितना स्ट्रॉन्ग रूलर था ये देखो। तो जब 1303 एडी में ये चित्तौड़ में बिजी था, चित्तौड़ को लूटने गया था ना, ये चित्तौड़ को कब्जा करने गया था ना, ये रानी पद्मिनी के चक्कर में गया था ना। तो जब ये चित्तौड़ में था, उस वक्त मंगोल जो है इंडिया में घुस आए काफी अंदर तक, क्योंकि ये तो चित्तौड़ में है, रोकने वाला इनको कोई था नहीं। और घुसने के बाद उन्होंने काफी लार्ज स्केल पे लूटपाट और लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। किसने? मंगोलों ने। तो इसको खबर मिली कि मंगोल धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो वो चित्तौड़ से लौटता है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से भागा भागा दिल्ली पहुंचता है। मंगोलों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंच जाता है। उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी एक किला बनवा रहा था, दिल्ली में एक किला बनवा रहा था। उस किले का बाद में नाम हो गया सीरी फोर्ट। उस वक्त उसका एज सच नाम सीरी फोर्ट नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने उसी किले में जाके छुप जाता है। छुप क्या जाता है? वो प्रिपेयर करने लगता है कि आने दो मंगोलों को, मैं देख लूंगा। वो कोई डरपोक तो था नहीं। तो मंगोल दिल्ली पहुंच गए। तो दिल्ली, जब तक वो दिल्ली पहुंचते उसके पहले ही इसने अपने किले में चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो काफी कोशिश करते रहे मंगोल, लेकिन किले को ब्रीच नहीं कर पाए, किले को तोड़ नहीं पाए। और हार के 2, 2.5, 3 महीनों तक कोशिश करने के बाद मंगोल्स वापस लौट गए। अब देखो, ये जो फोर्ट बन रही थी इसका नाम सीरी फोर्ट है। आज हम इसको सीरी फोर्ट के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं ये देख लो। 1305 में एक बहुत बड़ा मंगोल अटैक होता है। तो खिलजी जो है दिल्ली से निकलता है पंजाब की तरफ। तो बीच रास्ते में अमरोहा पड़ता है, उत्तर प्रदेश का अमरोहा। तो अमरोहा में इसका मुकाबला होता है मंगोल्स से, और वहां पे इसने 8000 मंगोल्स को मार दिया। और उन्हीं के सर को काटा, गर्दन को काटा, और उन्हीं के सर को लाके किले में चुनवा दिया, किले में गाड़ दिया। तो सर से ही बनाए सीरी, इन 8000 सरों की मदद से कहा जाता है कि ये किला बना है, इसीलिए इसको सीरी फोर्ट बोलते हैं। तो आप याद रखोगे बच्चों, सीरी फोर्ट कहां है? तो दिल्ली में है। किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये देख रहे हो, इसने, खिलजी ने जो है वो गुजरात को तो जीत ही लिया था। ये सारा एरिया जो है गुजरात जीत लिया था, राजस्थान जीत लिया था। यही तो गुजरात है, यही तो राजस्थान है। इन सबको जीत के दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो ये दिल्ली सल्तनत का मैप था। तो अब ये साउथ इंडिया में एक्सपेंड करना चाहता था। तो इसके लिए इसने क्या किया? 1308 में इसने मलिक काफूर को देवगिरी भेजा। तो देवगिरी कहां है? तो आप ये मैप में देख सकते हो, ये देवगिरी है महाराष्ट्र में। तो देवगिरी क्यों भेजा?
क्योंकि पहले भी ये देवगिरी को लूट चुका था ना। तो देवगिरी को जब इसने लूटा था 1296 एडी में, तो उस वक्त वहां के जो राजा थे रामचंद्र, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं हर साल दिल्ली सल्तनत के खजाने में पैसे जमा कर दिया करूंगा, दोबारा मुझ पे अटैक मत करना। लेकिन उसने अपनी प्रॉमिस तोड़ी, रामचंद्र ने वो पेमेंट देनी बंद कर दी थी। तो इसलिए ये मलिक काफूर को दोबारा भेजता है कि जाओ देवगिरी, इनको सबक सिखा के आओ। तो ये मलिक काफूर कौन है? तो ये वही छोटा बच्चा है जिसको 1000 दिनार देके अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने खरीदा था। और कुछ लोगों का मानना है कि ये दोनों एक दूसरे के लव पार्टनर भी थे, अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर। तो मलिक काफूर एक बहुत बड़ी सेना लेके पहुंचा था, तो काफी आसानी से दोबारा वो देवगिरी को हरा देता है, देवगिरी के राजा को हरा देता है। तो देवगिरी का जो राजा था रामचंद्र, वो प्रॉमिस करता है कि मैं पूरी जिंदगी अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम बन के रहूंगा, वेसल बन के रहूंगा, यानी उसके अंडर एक जमींदार की हैसियत से रहूंगा। अब रामचंद्र की ही मदद से मलिक काफूर साउथ इंडिया में और आगे बढ़ता है और वो वारंगल को कैप्चर कर लेता है। ये रहा वारंगल, ये रही देवगिरी। तो देवगिरी की राजा की मदद से वो वारंगल को भी कैप्चर कर लेता है। वारंगल में ही कहा जाता है कि वारंगल के ही को ही कैप्चर करने के बाद वारंगल के रूलर्स ने एज अ गिफ्ट कह लो या एज अ कंपनसेशन कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड मलिक काफूर को दिया। तो वारंगल में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उस वक्त, वो थी काकटिया डायनेस्टी। तो क्वेश्चन है कि किस डायनेस्टी ने कोहिनूर डायमंड गिफ्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी को? तो काकटिया डायनेस्टी, वारंगल में मिला था कोहिनूर डायमंड। तो कोहिनूर डायमंड ला के कौन देता है अलाउद्दीन खिलजी को? तो मलिक काफूर देता है। तो मलिक काफूर वारंगल में ही नहीं रुका, बल्कि ये सब जो आप देख रहे हो वो सब मलिक काफूर ने जीत लिया। द्वार समुद्र, मदुरई, पंढरपुर, ये सारी जगह जीत के वो मिला लेता है, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना देता है इन सब जगहों को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में भी पता लगा लेते हैं। तो अलाउद्दीन जो है सारी ताकत अपने हाथ में ही रखता था। वो ना सिर्फ एम्परर था बल्कि खुद को चीफ जस्टिस और रिलीजियस हेड भी कहलाता था, यानी कि सारे बड़े फैसले वही लेता था। तो इसके पहले जो दिल्ली के सुल्तान होते थे ना, जो भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने, वो लोग उलेमा होते हैं, जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं, उनकी काफी इज्जत करते थे, उनको अपने पास बैठने की जगह देते थे, उनसे डिसीजंस वगैरह लेने में डिस्कशंस किया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खुद को ही चीफ जस्टिस मानता था और खुद को ही सबसे बड़ा रिलीजियस फिगर भी मानता था। तो इस हालत में तो वो बाकी किसी मुस्लिम स्कॉलर को वैल्यू देता नहीं था, तो ना ही वो किसी उलेमा की इज्जत करता था, ना ही उनको डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करने की इजाजत देता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको हमेशा ये लगा रहता था कि कोई मेरे खिलाफ रिवोल्ट ना कर दे, तो इसलिए उसने काफी एक इफेक्टिव स्पाई सिस्टम, जासूसों का सिस्टम बना रखा था। ये जासूस उसके ही मिलिट्री ऑफिसर्स, जनरल्स, जो लोग सरकार में थे, उन सब पे नजर रखते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी काफी अच्छी तरीके से अपने ही लोगों पे नजर बनाए रखता था। तो कुछ भी होने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता था अगर कोई अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ बुरा भी सोचता था तो। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत अच्छी पोस्टल सिस्टम बना रखी थी। पोस्टल सिस्टम उस वक्त घोड़े पे लोग डाक लेके जाते थे। तो एक मतलब ऐसा नहीं कि एक ही आदमी जो है घोड़ा पे लेके दिल्ली से लाहौर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ दूरी पे अलग अलग घोड़े वगैरह चेंज कर करके, तो ऐसे ही आपकी चिट्ठी जो है दिल्ली से लाहौर पहुंच तो जाएगी। तो इस तरह के पोस्टल सिस्टम को इसने बना रखा था। क्यों? ताकि जो दूर दूर के एरियाज हैं उन पे ये कंट्रोल रख सके, वहां की खबरें इसको मिलती रहे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बहुत फेमस चीज है कि इसने पूरे मार्केट में कंट्रोल का एक सिस्टम लागू किया था। अब मार्केट कंट्रोल का क्या मतलब होता है? देखो, आज अगर आप देखोगे तो चीजों के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी कोई चीज जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाती है, कुछ ऐसी वजह होती है जब सामान जो है जरूरत से ज्यादा ही महंगा बिकने लगता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इसने जो असेंशियल कमोडिटीज होती हैं, जो खाने के सामान, जो बहुत जरूरी वाले सामान होते हैं, उनकी कीमत फिक्स कर रखी थी। यानी राजा तय करेगा कि आलू कितने रुपए किलो बेचना है, चावल कितने रुपए किलो बेचना है। व्यापारी तय नहीं करेगा, राजा ही तय कर देगा। तो इसी को कहा गया मार्केट कंट्रोल सिस्टम।
ऐसा इसने क्यों किया? तो ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो एक बहुत बड़े आर्मी को का खर्च उठा सके। देखो, अगर आपके पास बहुत बड़ी आर्मी है तो उस आर्मी को आपको सैलरी भी तो देनी होगी ना। अब सैलरी क्यों देते हो आप? ताकि वो अपने घर वालों का पेट पाल सके। आप उसको सैलरी दोगे, वो उसी सैलरी से चावल खरीदेगा, आलू खरीदेगा, अपने घर वालों को खाना खिलाएगा, रेंट देगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सोचा कि मैं सैलरी तो उतनी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर देता हूं कि ये चावल और आलू काफी सस्ते में जाके खरीद सके। तो इसलिए ये रेट फिक्स कर देता था, काफी कम कर देता था, यानी जो चीज 10 रुपए में बिकनी चाहिए वो ये 4 रुपए में बेचने पे मजबूर कर देता था लोगों को। तो अब देखो, अब ये बोलेगा ना कि अब तुम्हें इतनी सैलरी क्यों चाहिए, मैंने तो सारी चीजों की कीमत कम करवा दी है। तो यही इसका मेन मकसद था कि सोल्जर्स को कम भी अगर सैलरी दे दें, कम सैलरी में भी सोल्जर्स अपने अपने घर का गुजारा वो अच्छे से चला ले। तो इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए, मार्केट पे ध्यान रखने के लिए, नजर बनाए रखने के लिए कि लोग उसी दाम में सामान बेच रहे हैं जिस दाम में राजा ने फिक्स किया है, एक ऑफिसर को ये नियुक्त करता है, एक ऑफिसर अपॉइंट करता है। उसका नाम है साहानाए मंडी। मंडी यानी मार्केट, साहाना यानी इंचार्ज, इंस्पेक्टर। तो एक तरह से ये पहला फूड इंस्पेक्टर था इंडिया का, पहली पोस्ट, साहाना मंडी। तो ये थी इसकी मार्केट कंट्रोल सिस्टम। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी मार्केट कंट्रोल सिस्टम से सारे व्यापारी डर के रहते थे। तो अगर किसी को सामान बेचना है मार्केट में या दुकान खोलनी है तो उसको लाइसेंस लेना होता था इसी ऑफिसर से, साहाना मंडी से। तो उसी लाइसेंस में ये बात लिखी होती थी कि आपको चावल बेचने का लाइसेंस दिया गया है और आप चावल इतने ही दाम पे बेचोगे। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी मर्चेंट की हिम्मत नहीं होती थी कि जो लाइसेंस में कीमत लिखी हुई है उससे ज्यादा पैसे वो ले सके। और एक तो तरीका लूटने का यह भी हो सकता है कि आप 1 किलो सामान खरीदने जाओ और आपको 900 ग्राम ही तौल के मिले। तो अगर कोई कम तौलता था तो जितना कम वो तौलेगा, मान लो 1 किलो के बजाय किसी ने 900 ग्राम ही आपको तौल के दे दिया, तो ये तो चीटिंग की ना। तो जो भी मर्चेंट ऐसी चीटिंग करता था तो उसको काफी बड़ी पनिशमेंट दी जाती थी। तो जितना कम तौला है उसने, ऐसा कहा जाता है कि उतने ही वजन का उसके शरीर से फ्लैश या मांस का टुकड़ा काट के अलग कर लिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने काफी अच्छी तरीके से मार्केट पे कंट्रोल बनाए रखा था। ना ही ब्लैक मार्केटिंग होती थी, ना ही ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, जरूरत से ज्यादा में पैसे चार्ज करना, ना ही अनाज जमा कर किए जाते थे। तो काफी अच्छे से मार्केट को कंट्रोल किया उसने। अब इसकी रिवेन्यू पॉलिसी क्या थी? तो रिवेन्यू क्या मतलब होता है? राजा है, राजा के पास आर्मी है, मिनिस्टर्स हैं, तो उनका खर्चा चलाना है। तो खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे जनता देती है ना, टैक्स देती है ना, तो उसी टैक्स को रिवेन्यू कहते हैं। तो इसकी रिवेन्यू पॉलिसी क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अगर सबसे ज्यादा ध्यान किसी चीज पे दिया तो वो रिवेन्यू बढ़ाने पे ही दिया, क्योंकि वो सिकंदर बनना चाहता था, बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करना चाहता था। तो इसने काफी बड़े बड़े स्टेप्स लिए कि कैसे रिवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो। एक तरीका इसका यह भी था कि इसने टैक्स काफी बढ़ा चढ़ा दिए, टैक्स काफी वसूलता था ये, क्योंकि इसका मानना था कि लोगों को इतना गरीब बना दो, उनके हाथ से पैसे छीन लो, तो जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्या रिवोल्ट करने की सोचेगा। यानी लोगों को इतना गरीब बना दो कि उनके दिमाग में राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही ना रहे। तो जो भी गिफ्ट्स और लैंड्स वगैरह पहले के सुल्तानों ने दे रखे थे ऑफिसर्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को देते थे ना, इक्ता वगैरह सिस्टम था, इक्तादारी, पूरी के पूरी जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था सैलरी के बदले। तो वो सब सिस्टम इसने बंद कर दिया, वो सारे लैंड, वो जमीन, जो गिफ्ट महल वहल मिले थे, वो सब वापस ले लिया। इसके बारे में एक चीज आप याद रखो, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पूरे इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला राजा यही है। ये 50% टैक्स वसूलता था, आधा, तो सिर्फ हिंदुओं से। तो ये काफी रिलीजियसली इनटॉलरेंट था, हिंदुओं की तरफ इसकी बिहेवियर अलग रहती थी और मुस्लिम्स की तरफ अलग रहती थी। तो हिंदुओं से ये 50% टैक्स वसूलता था। कहने का मतलब है कि अगर आपके खेत में 500 किलो
राइस हुआ, आप एक किसान हो, आपने अगर 500 किलो राइस उपजाया है तो सीधा 250 किलो जो है वो राजा के सैनिक आके लेके चले जाएंगे। लेकिन मुस्लिम्स के तरफ ये थोड़ा लीनियंट रहता था, हिंदुओं से 50% लेता था, मुस्लिम्स से 25% यानी 1/4 टैक्स ये लेता था। तो ये जो 50% टैक्स की बात मैं कर रहा हूं, ये था खराज टैक्स, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी आप खेतों में पैदा करोगे उसका 50% राजा अपने पास ले लेगा। और इसने क्या किया, हिंदुओं को कमजोर बनाने के लिए, तो हिंदू जमींदार होते थे ना, उन्हीं जमींदारों के अंदर फार्मर्स होते थे, तो उन जमींदारों से उनकी जमीन खींच ली, उनसे जमीन छीन लिया, यानी अब कोई हिंदू किसी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे नहीं रहेगा। हिंदुओं के हाथ से वो सारी पावर छीन ली जो टैक्स कलेक्ट कर, पहले ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे किसानों से और वो टैक्स ले जाके राजा को देते थे, तो इन सब को बीच रास्ते से हटा दिया। उसने कहा कि टैक्स सीधा मैं ही कलेक्ट करूंगा, तो राजा डायरेक्टली सीधा किसानों से ही टैक्स ले लिया करता था, बीच में कोई ना आए। अब इसके मिलिट्री रिफॉर्म्स भी बहुत फेमस हुए। तो इसमें मिलिट्री रिफॉर्म्स में इसने बेसिकली 2 सिस्टम्स चालू किए थे, दाग और चेहरा सिस्टम। क्यों? क्योंकि मिलिट्री पे इसका काफी ध्यान रहता था, इसको काफी बड़ी आर्मी बनानी थी, तो इसलिए इसने काफी रिफॉर्म्स वहां पे किए। इसके पहले के जो सुल्तान हुआ करते थे उनकी खुद की कोई आर्मी होती नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे, इसके पहले वाले सुल्तान, कि इन्होंने गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे होते थे, तो जैसे बदायूं का गवर्नर, भटिंडा का गवर्नर, तो यही गवर्नर छोटी छोटी आर्मीज मेंटेन करते थे। तो जब भी सुल्तान को जरूरत पड़ती थी तो ये इन गवर्नर्स से कहता था कि तुम सब अपनी आर्मी लेके दिल्ली पहुंचो, तो इन गवर्नर्स की आर्मी मिलके एक हो जाती थी और बन जाती थी दिल्ली सल्तनत की आर्मी। तो इस सिस्टम को चेंज किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने पहली बार परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी, यानी कहीं से आर्मी बुलानी ना पड़े, आर्मी जो है 24 घंटे साल के 365 दिन दिल्ली में मौजूद रहे। तो इसीलिए इसने एक आर्मी मिनिस्टर अपॉइंट किया जिसकी टाइटल थी अरीजे ममालिक। तो ये जो आर्मी मिनिस्टर है ये डायरेक्ट सोल्जर्स को रिक्रूट करता था, और वो सोल्जर्स साल भर सोल्जर्स रहेंगे। ये नहीं है कि 2 महीने खेती की फिर जब लड़ाई हुई तो सोल्जर बन गए, ऐसा नहीं है, सालों भर परमानेंट आर्मी, परमानेंट सोल्जर्स। तो इन सोल्जर्स को काफी अच्छी क्वालिटी के घोड़े और काफी अच्छी क्वालिटी के वेपन्स दिए जाते थे, और सैलरी कैश में दी जाती थी। ये नहीं कि जमीन दे दिया कि तुम टैक्स वसूलो, नहीं, आप सीधा सैलरी कैश में लो। अब बात करते हैं इसकी रिफॉर्म्स की। तो इसका पहला रिफॉर्म ये था कि उसने हुलिया सिस्टम लागू किया, हुलिया या चेहरा। तो हुलिया या चेहरा सिस्टम क्या है? तो देखो, आज हम लोग अपने जेब में आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमते हैं, यानी अगर हमको कोई अपनी पहचान साबित करनी हो कि हम कहाँ के सिटीजन्स हैं या किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो उस वक्त तो आइडेंटिटी कार्ड था नहीं, तो इसने क्या किया, ये जब भी किसी सोल्जर को रिक्रूट करता था, नौकरी पे रखता था, तो उसका हुलिया मतलब वो कैसा दिखता है ये नोट कर लेता था। मान लो किसी के आंख के नीचे कोई निशान है तो उसकी पहचान बन जाएगी, तो वो लिख लेगा कि हाँ इसके आंख के नीचे निशान है। तो रोल कॉल होते थे, अटेंडेंस जब भी होता था तो उस डिस्क्रिप्शन से सैनिक का चेहरा मिलाया जाता था। तो अब इससे कोई सैनिक एब्सेंट नहीं हो सकता है, उसको वहां मौजूद रहना होगा। तो एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड की तरह था। दूसरा सिस्टम जो इसने लागू किया था वो था दाग सिस्टम, दाग। अब देखो, इसने काफी अच्छी क्वालिटी के घोड़े दे रखे थे अपने सैनिकों को, तो सैनिक क्या करते थे, वो अच्छी क्वालिटी के घोड़े ले जाके मार्केट में बेच देते थे, और खराब क्वालिटी का घोड़ा सस्ते कीमत वाला घोड़ा से उसको रिप्लेस कर देते थे। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने घोड़ों पे निशानी लगानी स्टार्ट कर दी, उनको मार्क करना स्टार्ट कर दिया, दाग लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जिस घोड़े पे दाग है उसको देख के ही कोई समझ जाएगा कि ये तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी का घोड़ा है, तो उसको मार्केट में बेचना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो यही 2 मिलिट्री रिफॉर्म्स इसने किए। इसकी रिलीजियस पॉलिसी, तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हिंदुओं से काफी बुरे तरीके से व्यवहार करता था, उनको काफी बुरी तरीके से ट्रीट करता था, ठीक। तो ये उनपे काफी तरह के टैक्सेस लगाता था हिंदुओं पे, खास करके एक टैक्स हुआ करता था जजिया। ये उन लोगों को देना होता था जो नॉन मुस्लिम्स हैं,
क्योंकि राजा अगर मुस्लिम है और आप नॉन मुस्लिम हो तो आपको ये वाला टैक्स, जजिया नाम का टैक्स देना पड़ता था। ये तो हमने देखा है कि हिंदुओं से वो जो भी प्रोड्यूस करते थे उसका हाफ 50% ये ले लिया करता था टैक्स के रूप में। बात करते हैं इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में कि इसने क्या क्या मॉन्यूमेंट्स बनवाए। तो जब अलाउद्दीन खिलजी या कह लो कि खिलजी डायनेस्टी का रूल था तो उस वक्त दिल्ली में एक बहुत फेमस सूफी सेंट आए, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो इसने निजामुद्दीन औलिया के लिए मकबरा बनवाया। जब उनकी डेथ हो गई तो इसने मकबरा बनवाया। अब देखो अलाउद्दीन का असली नाम क्या था? अली। अली, तो अली से बनता है अलाई। अली जो भी करेगा उसको हम अलाई बोलेंगे। तो इसने अली ने दरवाजा बनवाया तो उस दरवाजे को हम अलाई दरवाजा बोलते हैं। तो आपको नाम से ही याद रखने में आसानी होगी कि अलाई दरवाजा अलाउद्दीन ने बनवाया, अलाई मीनार अलाउद्दीन ने बनवाया। ठीक है, और सीरी फोर्ट की कहानी तो हम देख ही चुके हैं कि कैसे मंगोल्स के गर्दन से सीरी फोर्ट बना, तो वो भी इसने ही बनाया। अलाउद्दीन ने हौजे आलाई भी बनवाया। आलाई है तो आप समझ जाओगे कि अलाउद्दीन ने ही बनवाया। तो हौज का क्या मतलब होता है? वाटर टैंक। जैसे आज हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं तो उस वक्त वाटर टैंक बनते थे, उसको हौज बोलते थे। तो इसी को आज हम हौजे खास के नाम से जानते हैं। तो हौज खास भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया। तो बेसिकली हौज खास क्या था? तो एक वाटर टैंक था, एक तालाब था, काफी बड़ा तालाब। ठीक है, अब इसके अलाउद्दीन खिलजी के रेन में एक बहुत फेमस पोएट हुए, पूरे इंडिया में फेमस है ये आज भी, आमिर खुसरो नाम के। तो आमिर खुसरो कौन थे? तो ये इसी निजामुद्दीन औलिया के भक्त थे, एक डिसाइपल थे, उसके शिष्य थे। तो आमिर खुसरो भी सूफी सेंट ही थे, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया भी सूफी सेंट ही थे। तो इसी सूफी सेंट के फॉलोअर थे आमिर खुसरो। अब आमिर खुसरो के बारे में कुछ फैक्ट्स आप देख लो। आमिर खुसरो ने ही सितार, जो आज इंडिया में बहुत फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार, तो सितार की इन्वेंशन इसी आमिर खुसरो ने की है। ठीक है, और आमिर खुसरो को कव्वाली का फादर भी बोला जाता है, यानी कव्वाली की भी इन्वेंशन, या कह लो कि कव्वाली जो आज हम देखते हैं वो उसकी ट्रेडिशन आमिर खुसरो ने ही चालू की। आमिर खुसरो को इन सब चीजों के लिए, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन काफी है, तो इन सब चीजों के लिए इनको तूतीए हिंद कहा जाता है। तूतीए हिंद का मतलब होता है, तूती का मतलब होता है पैरेट, क्योंकि पैरेट काफी स्वीट होता है, उसकी आवाज काफी स्वीट होती है, और ये पोएट थे। तो ये फैक्ट आप याद रखोगे बच्चों, ये कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। तो तूतीए हिंद किसको कहते थे? तो आमिर खुसरो को कहते थे। आइए देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ कैसे हुई। तो अपने आखिरी दिनों में अलाउद्दीन खिलजी काफी बीमार रहने लगा, और उसकी डेथ जो है काफी बुरे कंडीशंस में, वो काफी दुखी भी रहता था। क्यों दुखी रहता था? क्योंकि जब वो बीमार हो गया तो उसके बाद उसकी जो वाइफ थी मलिकाए जहां और उसका जो बड़ा बेटा था खिज्र खान, उसने अलाउद्दीन, इन दोनों ने अपने जो अलाउद्दीन खिलजी है उस पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और खुद अपनी लाइफ में बिजी रहते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। तो मलिकाए जहां के पास तो रीजन भी थी ना, क्योंकि मलिकाए जहां के फादर थे जलालुद्दीन खिलजी, इसके फादर को इसके पति ने ही मारा था, तो इसीलिए मलिकाए जहां बिल्कुल ध्यान देती नहीं थी अलाउद्दीन खिलजी पे, और उसका बेटा भी बिल्कुल नालायक ही था। अब ये बीमार रहने लगा था अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने क्या किया? मलिक काफूर को वापस बुलवा लिया साउथ इंडिया से। इसने मलिक काफूर को साउथ इंडिया में भेजा हुआ था ना कैप्चर करने किंगडम्स को। तो मलिक काफूर 1315 एडी में वापस दिल्ली आ जाता है, लौट जाता है, दिल्ली सल्तनत में लौट जाता है। तो मलिक काफूर देखता है कि अलाउद्दीन तो बहुत बीमार है और ये मरने ही वाला है। तो मलिक काफूर खुद के लिए कोशिश करता है कि मैं गद्दी कैप्चर कर लूं। तो इसलिए वो क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी के कान भरने स्टार्ट कर देता है, उसके खिलाफ शिकायतें करने लगता है कि आपका बेटा और आपकी पत्नी दोनों मिलके आपके खाने में जहर मिला रहे हैं, आपको मारना चाहते हैं। ये मलिक काफूर बताता है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी फिर ऑर्डर देता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी पत्नी और मेरे बेटे को जेल में डाल दो। तो मलिक काफूर इन दोनों को जेल में डाल देता है। तो अलाउद्दीन की तबीयत तो खराब थी ही, तो फाइनली वो 4 जनवरी 1316 को उसकी डेथ हो जाती है। 20 साल तक इसने राज किया।
तो 20 सालों तक राज करने के बाद 1316 एडी में इसकी फाइनली डेथ हो जाती है। तो मलिक काफूर तो इसका काफी भरोसेमंद था, तो इसने क्या किया, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की डेड बॉडी को रात के टाइम बाहर निकाला और जामा मस्जिद के पास जाके उसको बरी कर दिया। आज कोई नहीं जानता है कि अलाउद्दीन खिलजी की टूम्ब कहां है, एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। तो अब काफूर के हाथ में कंट्रोल आ गया, मलिक काफूर के हाथ में। तो लेकिन वो खुद राजा नहीं बना, क्योंकि उसको लगा कि मैं राजा बनूंगा तो मुझे कोई मार देगा। तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन के छोटे बेटे, बहुत छोटा था ये उम्र में, उसका नाम था सिहाबुद्दीन, उसको इसने एम्परर बना दिया, एक पपेट की तरह उसको ट्रीट करने लगा। तो आइए देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी तो मर गया, उसके सक्सेसर्स के साथ क्या हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद ही मलिक काफूर ने उसके 6 साल के छोटे बेटे सिहाबुद्दीन को गद्दी पे बिठा दिया, और गद्दी पे बिठाने के तुरंत बाद मलिक काफूर के खिलाफ रिवोल्ट हो गया और मलिक काफूर को मार दिया। बाकी जो नोबेल्स थे उन सबने मिलकर मार दिया। तो मलिक काफूर की डेथ के बाद अब सिहाबुद्दीन उमर को बचाने वाला तो कोई रहा नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा, ये उम्र में थोड़ा बड़ा था, ये तो 6 साल का छोटा बच्चा था ना, तो अब इस छोटे बच्चे को कोई बचाने वाला रहा नहीं, मलिक काफूर मर गया। तो मुबारक शाह ने इसको गद्दी से हटा दिया, इस छोटे बच्चे को गद्दी से हटा के ये अगला राजा बन गया। कौन, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह जो है समझ लो कि आखिरी सुल्तान साबित हुआ। तो मुबारक शाह बिल्कुल प्लेजर लविंग था, इसको राजपाट गद्दी से कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ शराब और ओपियम अफीम इन्हीं सब चीजों में लगा रहता था। अब इसने क्या किया, इसका एक पार्टनर था, गे पार्टनर, खुसरो खान। जैसे अलाउद्दीन खिलजी गे था ना, वैसे ही उसका बेटा मुबारक खान भी गे था। तो इसका एक पार्टनर हुआ करता था खुसरो खान। तो ये तो अपना शराब और अफीम इन्हीं तरह की चीजों में बिजी रहता था। तो इसने सारा कंट्रोल जो है खुसरो खान को दे दिया और ये बस अय्याशी में ही लगा रहता था। तो मुबारक खान इसलिए भी फेमस है कि जब निजामुद्दीन औलिया जीवित थे, जब ये जिंदा थे, तो मुबारक खान ने इनको मारने की कोशिश की थी, मुबारक खान ने। ठीक है, मुबारक खान को इसी खुसरो खान ने, इसी के गे पार्टनर ने मुबारक खान और उसकी पूरी फैमिली को मार के खत्म कर दिया, खुसरो खान ने। कब, 1320 में। तो अब ताकत जो है खुसरो खान के हाथ में आ गई। तो ये खुसरो खान कौन था, ये एक्चुअली एक हिंदू था जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था, क्योंकि उस वक्त अगर आप एक हिंदू थे तो आपको हायर पोजीशंस पे नहीं मिलती थी दिल्ली सल्तनत में, इसीलिए लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते थे ताकि उनको दिल्ली सल्तनत में नौकरी मिल सके। तो खुसरो था तो एक हिंदू और उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो इसने क्या है, पूरी की पूरी खिलजी डायनेस्टी यानी मुबारक शाह के पूरे फैमिली को मरवा दिया। तो खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई, लेकिन ये खुद रूल नहीं कर पाया बहुत ज्यादा दिनों तक, कुछ ही महीनों में ये भी मारा गया। किसने मारा इसको, तो गाजी मलिक नाम के एक मिलिट्री जनरल ने, क्योंकि उसको लगा कि अब ये बहुत ड्रामे चल रहे हैं, खिलजी डायनेस्टी को खत्म करने का टाइम आ गया। तो गाजी मलिक नाम का एक मिलिट्री कमांडर आता है और वो खुसरो खान से लड़ता है और फाइनली इसको मार देता है। तो इस तरह जो है खिलजी डायनेस्टी का दी एंड हो गया। देखो, खुसरो खान खिलजी नहीं था, खिलजी डायनेस्टी को तो एक्चुअली इसी ने खत्म कर दिया, बट टेक्निकली गाजी मलिक जो है उसने इस सारे ड्रामे को एंड किया है। तो खिलजी डायनेस्टी का आखिरी रूलर आपसे पूछा जाएगा तो हमको खुसरो खान ही बोलना है। तो गाजी मलिक के हाथ में अब कंट्रोल आ गया, गाजी मलिक का तो खिलजी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये एक नई डायनेस्टी स्टार्ट होगी, क्योंकि एक बड़ी डायनेस्टी का एंड हो गया है। तो गाजी मलिक जब सुल्तान बना, जब गद्दी पे बैठा, तो उसने अपनी टाइटल, अपना नाम बदल के कर लिया गियासुद्दीन तुगलक, एक रॉयल टाइटल ले ली और 1321 से अपनी एक नई डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। खिलजी डायनेस्टी तो खत्म हो ही गई थी ना, तो खिलजी डायनेस्टी को खत्म किया किसने, गाजी मलिक ने, और अगली डायनेस्टी, अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि इसकी टाइटल थी तुगलक। तो अब तुगलक डायनेस्टी की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे।